दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 20 पेश कश्मीर कारवां। मेरी दुश्मनी तुम्हारी जिंदगी का आखिरी तजर्बा होगी। शोएब गौरी रौनक से बोला, तुम इस तजर्बे से गुजरकर अपने साबिक़ा दुश्मनों को भूल जाओगे कि चौधरी नवाज़िश अली को भी। तुम्हारे जहन में सिर्फ एक ही नाम की गूंज होगी, शोएब गौरी, और ये गूंज तुम्हारी रातों की नींद और दिन का आराम तुमसे छीन लेगी। ऐसी गीदड़ बबकी वाले मैंने लाखों देखे हैं। मैंने कहा, जब हाथों में हाथ डालोगे तो तुम्हारा पेशाब हता हो जाएगा। वो तिलमिला कर बोला, मेरी दहशत से तुम अभी वाकिफ नहीं हो वजदान। मैं ऐसी दहशत को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। बहुत जल्द तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। हाँ, मुनाफिकत का अंदाजा तो हो चुका, अब ताकत भी देख लूंगा। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा, तुमने अपनी मुनाफिकत और घटियापन की बदौलत मुझसे धोखा किया। मैंने तुम्हारी दोस्ती में फरेब खाया, तुम्हें कसीरुल मालियत सोने का राज बताया। तुमने मिस्टर नील आर्मर के तवस्सुत से वो खुफिया दफीना हासिल कर लिया। लेकिन मैं अब वो दोस्त नहीं रहा जिसे तुम दोस्ती की आड़ में मुसलसल फरेब देते आए हो। दुश्मनी जाहिर हो जाने के बाद तुम मेरा माल हजम नहीं कर सकोगे। मैं अपना हिस्सा तुमसे वसूल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी आंते ही क्यों ना पेट से बाहर खींचना पड़े। किसी भी तरह, किसी भी रास्ते, मैं तुम्हें मुझसे बेईमानी नहीं करने दूंगा। वो गंभीर आवाज में बोला, मैं दोस्ती और दुश्मनी अपने तरीके से निभाता हूँ और तुम्हारी मालूमात के लिए बताता चलूं कि मैं बेइंसाफ नहीं हूँ। तुम्हारा तयशुदा हिस्सा मैंने अलग निकाल के रख लिया है और उसे मैं तुम्हारी फलाह बहबूद पर ही खर्च करूंगा। उसके लहजे में पोशीदा संगीन धमकी को मैं महसूस करते हुए बोला, क्या कहना चाहते हो तुम? फलाह बहबूद का मतलब नहीं समझते वजदान? वो इस्तेहसाया अंदाज में बोला, हुकूमत ने बहबूद आबादी के मरकज जगह जगह खोल रखे हैं। मैंने तुम्हारी फलाह और बहबूद के लिए एक मुस्तनद और कोहना मश्क कसाई से राब्ता किया है। वो तुम्हारी ऐसी नसबंदी करेगा कि फिर तुम सारी जिंदगी सब बंदी करने के काबिल नहीं रहोगे। वो यकीनी तौर पर मुझे गुस्सा दिलाना चाहता था, लेकिन उसके ऐसे हथकंडों में पोशीदा धमकियों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो मेरे बारे में कोई खतरनाक किस्म का फैसला कर चुका था। मैंने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान मोतदल रखने की कोशिश की और कहा, तुम्हारी बकवास अगर खत्म हो चुकी हो तो मैं रिसीवर रख दूं? जवाब में उस लाइन की औलाद ने एक लफ्ज कहे बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैंने झंझलाहट में रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो रिसीवर ना हो, मेरा फुलादी मुक्का हो, और मैंने वो मुक्का क्रेडल पर नहीं बल्कि शोएब गौरी के नखूसत माब चेहरे पर रसीद किया हो। सदफ ने तशवीशनाक लहजे में कहा, वजदान, लगता है मामलात कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हैं। ये कॉल कराची से थी ना? इससे पहले कि मैं सदफ के सवाल का जवाब देता, इंटरकॉम का बजर बज उठा। मैंने अपनी जगह से उठकर इंटरकॉम उठा लिया। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड उमरदीन था। उसने दहशतज़दा लहजे में कहा, वजदान साहब, सुरजीव वाला वो नकली वजदान वापस आ गया है। कहाँ है वो शैतान? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। उसने गाड़ी खड़ी की है और निकलकर मेरी तरफ आ रहा है, गार्ड ने सनसनीखेज लहजे में बताया। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स है। मैंने कहा, मैं आ रहा हूँ, तुम उसे रोकने की कोशिश करो, उसे बातों में लगाओ, जो भी करो। जबरदस्ती की जरूरत पेश आए तो वो भी दरेग ना करो। ओके ओके, सिक्योरिटी गार्ड ने फर्माबरदारी से कहा और राब्ता मुनक़ता हो गया। सदफ मेरे अज़ाइम को भांप चुकी थी। मैंने दीगर बातों के साथ साथ उसे नकली वजदान की कहानी भी सुना दी थी। तुम कहाँ जा रहे हो वजदान? उसने तशवीशनाक नजर से मुझे देखा, इस बहरूपिये नकली वजदान से निपटने। मैंने कहा, वो इस वक्त कोठी के बाहर गेट पर मौजूद है। उसके बाद मैं सदफ की बात सुने बगैर बाहर की जानिब लपक गया। ड्राइंग रूम से निकलकर मैं राहदारी में आया, फिर बरामदे से होते हुए कोठी के सहन में पहुंच गया। सहन का हिस्सा मैंने दौड़कर अबूर किया और गेट पर पहुंच गया। उसी वक्त मैंने कोठी के बाहर किसी गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ने की आवाज सुनी। इंजन की महसूस गर्राहट और ब्रिजस्टोन टायरों के फलक शिगाफ आवाज से मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो शैतान बहरूपिया वहां से फरार हो रहा था। मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरफ घूम गया। वो फरार हो गया सर, उसने मायूसी से बताया। मैंने गेट से निकलकर सड़क का जायजा लिया। 100 गज दूर मुझे सुरह जीप की पुश्त दिखाई दी। वो उसी सफेद कवर वाले स्पेयर टायर महसूस अंदाज में जिस पर टंगा हुआ था। सुरख लैंड क्रूजर मेरी पहुंच से बहुत ही दूर निकल चुकी थी।
मैं दौड़कर उसे नहीं पकड़ सकता था और जब तक मैं गाड़ी निकालकर उसके ताकुब करता वो 9-2-11 हो चुकी होती। मैं वापस आकर सिक्योरिटी गार्ड पर बरस पड़ा। उसे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा था कि उसे हर सूरत रोकना है और उसे जाने नहीं देना, चाहे जबरदस्ती करना पड़े। तुम गन के जोर पर उसका रास्ता खोटा कर सकते थे, जीप के टायरों पर एक ब्रस्ट ही मार देते। सिक्योरिटी गार्ड मेरी डांट डपट से सहम गया था। फिर माजरत अमीज लहजे में बोला, सर, आप जिस वक्त मुझे ये हदायत दे रहे थे वो मनहूस बॉक्स को एक तरफ रखकर दोबारा गाड़ी में जा बैठा था। अब फिर इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता उसने तूफानी रफ्तार से जीप आगे बढ़ा दी। गार्ड ने इंटरकॉम पर भी किसी बॉक्स का जिक्र किया था। मैंने अजलत अमेज अंदाज में दरियाफ्त किया, कहाँ है वो बॉक्स? वो इधर रखा है सर। गार्ड ने सड़क के एक किनारे की तरफ इशारा किया। इस दौरान में सदफ और अल्लाह देता भी बाहर निकल आए थे। हम चारों एक साथ मज़कूरा बास की जानिब बढ़े। वो किसी कोरियर सर्विस का जंबो बॉक्स था और उस पर एक चिट लगी हुई थी। मैंने चिट की तहरीर पढ़ी। वहां सिर्फ ये दर्ज था, वजदान अली इब्ने आबद अली। वाज़े तौर पर वो मेरे लिए था। उसे तोहफे के अंदाज में पैक किया गया था। उस पर महसूस गिफ्ट पेपर भी लिपटा हुआ था। सदफ ने कहा, वजदान, दुश्मन की कोई खतरनाक चाल भी हो सकती है, तुम इस बॉक्स को हाथ न लगाओ, तोहफा यूं नहीं पहुंचाया जाता। मैंने कहा, मैं इस चाल को बेनकाब करता हूँ। फिर मैंने गाड़ी की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, जरा अपनी गन मुझे देना। गार्ड ने क्लाशनकोफ मेरे हवाले कर दी। अल्लाह दित्ता ने काफी खौफजदा लहजे में कहा, वजदान साहब, अगर इसमें कोई आतिशगीर मादा या किसी किस्म का बम वगैरह हुआ तो बहुत ही खतरनाक, फट भी सकता है। वो समझ गया था कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूँ और उसका अंदाजा दुरुस्त था। मैंने क्लाशनकोफ को सिंगल शॉट पर सेट किया और सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि नकली वजदान ने यह तो साबित कर दिया कि इस बॉक्स को उठाने में कोई खतरा पिन्हा नहीं, लिहाजा तुम इसे उठाकर कुछ फासले पर रख दो, वहां उस कोठी के सामने जिसके मालिकान स्टेट्स के हुए हैं। मैं जो तजर्बा करना चाहता हूँ उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गार्ड ने मेरी हदायत पर अमल किया। मैंने इन तीनों को पाशा की कोठी के अंदर खड़ा होने की हदायत की और फिर उस बॉक्स से कुछ ही फासले से निशाना लेकर मैंने बॉक्स पर फायर कर दिया। मैं अपने जहन में फैसला कर चुका था कि अगर किसी किस्म का ब्लास्ट हुआ तो मुझे किस तरफ रोल करना है, मगर कुछ ना हुआ। वो बॉक्स गोली खाने के बाद हवा में उछला और कुछ दूर जा गिरा। हम वहां दौड़कर उस घायलशुदा बॉक्स के नजदीक पहुंच गए और हैरत से एक शदीद झटके ने बैक वक्त हम पर हमला किया। हम हवनको की मानंद एक दूसरे की सूरत तकने लगे। जख्मी बॉक्स की एक दीवार से शगाफ बन गया था और हमारी हैरत का सबब यह था कि उस शगाफ में से किसी बिल्ली की सफेद टांगे झांक रही थी। मैं सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान गया, वो मेरी डार्लिंग की अकबी टांगे थी। मैं लपक कर बॉक्स की तरफ बढ़ा और उसी लम्हे चारों जानब घुप अंधेरा छा गया। शायद कोई बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हो गया था। हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाली तारीकी में सदफ अचानक मुझसे टकराई और पूरी शिद्दत से उसने मुझे अपनी बाहों में भेंच लिया। मैंने अपनी पुश पर उसके धड़कते दिल को महसूस किया। फिर इसे कबल की तारीकी में मेरी आंख कुछ देखने के काबिल होती। कोठी की बलाई मंजिल से एक वहशतनाक चीख बुलंद हुई। मेरी निगाह बेख्तियार बलाई मंजिल के उस बेडरूम की जानिब उठ गई जिसमें जरगुल गहरी नींद सो रही थी। एक लम्हा जाए किए बगैर मैंने सदफ को हाथ की गिरफ्त में लिया और फिर गेट की तरफ दौड़ लगा दी। कोठी गहरी तारीकी की लपेट में थी और मैं अंदाजे की बिना पर सदफ के साथ दौड़ते हुए जीने की जानिब बढ़ा जो जेरी और बलाई मंजिल के दरमियान राब्ते का वसीला था। अचानक लाइट चले जाने के सबब यूं महसूस हो रहा था किसी दबीज स्याह चादर ने कोठी और उसके गिरदोपेश को अपनी कुशादा आगोश में लपेट लिया हो। जीना तय करते हुए हाथ से हाथ सुजाई नहीं दे रहा था और हाथ में हाथ दिए भी मुमकिन नहीं रहा था। चनाचा हम आगे पीछे होकर बलाई मंजिल पर पहुंचे। बेसाख्ता मेरी निगाह उस दरवाजे की जानिब उठ गई जिसके पीछे मैंने जरगुल को आराम करने की गरज से पहुंचाया था। थोड़ी देर पहले कोठी के बाहर मैंने जो वहशतनाक निस्वानी चीख सुनी थी वो यकीनन इसी बेडरूम से उभरी थी। बेडरूम का दरवाजा नीम बा था। हम दोनों ने मानी हेज और फैसला को नजरों से एक दूसरे को देखा और बैक वक्त आगे बढ़े। उसी लम्हे अंधेरे में से एक शख्स निकलकर सामने आ गया। उसका रुख भी बेडरूम के अधखुले दरवाजे की जानिब था। हमारे दरमियान फासला इतना कम था कि तारीकी के बावजूद भी हमने एक दूसरे को पहचान लिया। वैसे भी अब तक हमारी आंखें अंधेरे में अंदाजा लगाने के काबिल हो गई थी और हम एक दूसरे को स्याहोलू की मानंद दिखाई दे रहे थे। वो शख्स हमारे साथ ही बेडरूम के दरवाजे के दरमियान रुकावट बनकर खड़ा हो गया। फिर एक हाथ को कदरे बुलंद करते हुए धमकी अमीज लहजे में बोला, खबरदार, 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश न करना वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा।
بیڈ روم کے اندر سے کچھ اس قسم کی آوازیں ابھر رہی تھی جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دبوچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کمرے میں زرگل تھی، لہذا صورتحال ہاسی تشویشناک بلکہ لائٹ نہ ہونے کے طفیل خطرناک تھی۔ یقیناً وہ اس وقت کسی مشکل سے دوچار تھی۔ ہمارے سامنے کھڑے شخص کی دھمکی سے یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ریوالور یا پستول تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ہتھیار سے نکلنے والی کوئی اندھی گولی ہماری زندگی کا چراغ گل کر سکتی تھی۔ صدف نے ہمت کرتے ہوئے اس متوقع مسلح شخص سے پوچھا، کون ہو تم اور ہماری کوٹھی میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ جملہ ختم ہوتے ہی اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا۔ میں فوری طور پر صدف کی اس حرکت کو سمجھ نہ سکا۔ اس کا بھرپور پش لے کر سائیڈ میں لڑکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے ایک جانب دھکیلنے کے بعد صدف کا جسم ہوا میں بلند ہوا، پھر وہ فضا میں رہتے ہوئے کسی پھرکی کی مانند گھوم گئی۔ اگلے ہی لمحے ایک طوفانی فرنٹ ویل فلائنگ کک اسلحہ بردار کی کن پٹی پر پڑی۔ صدف کی یہ حرکت اتنی ہی سری اور بر وقت تھی کہ مجھے یوں لگا اندھیرے میں کوئی برق سی کوندی ہو۔ اس نے ایک نہایت ہی رسکی سٹیپ لیا تھا، لیکن اس نے جس اعتماد سے کک چلائی تھی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ صدف کا فن سچا تھا اور پکا بھی تھا۔ صدف کی کک کھانے کے بعد مد مقابل بری طرح سے لڑکھڑایا اور پھر تیورا کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے بھاری بدن نے زمین سے ٹکرا کر ایک محسوس آواز پیدا کی۔ دراصل اس کے زمین پر گرتے ہی دو مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوئیں۔ ایک تو اس کے بھاری بدن اور پختہ فرش کے ٹکراؤ کی دھپ نما آواز تھی، اور دوسری آواز کسی دھاتی شے کے زمین سے ٹکرانے سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کے ہاتھ کا ریوالور یا پسٹل تھا جو پسو گرد میں کہیں اندھیری جگہ پر نظر ہو گیا تھا۔ اس ہتھیار کو تلاش کرنا ایسا ہی مشکل تھا گویا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کرنا۔ اسی وقت بیڈ روم کے اندر سے کسی نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا، عمران باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ آوازیں کیسی ہیں اور کسے دھمکی دے رہے تھے؟ اس سے پہلے کہ عمران نامی وہ شخص اپنے ساتھی کے سوالات کا جواب دیتا، صدف ایک جست بھر کر اس کے سر پر پہنچ گئی۔ وہ اس وقت فل فارم میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں کسی بجلی کی مانند چمک کر آگے بڑھی، لپکی اور لپک لپک کر زمین پر بوس شخص کی مزاج پرسی کرنے لگی۔ اس بدبخت کو اپنے بچاؤ میں ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، زبان کے چلاتا۔ یہ میرے لیے ایک تسلی بخش صورتحال تھی۔ میں نے ایک نہایت ہی آسودہ سانس خارج کی اور پٹنے والے شخص کو صدف کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تیزی سے بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں کمرے میں پہلا محتاط قدم رکھا ہی تھا کہ لائٹ آ گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت نہ ہوئی کہ یہ واپڈا کی فراہم کردہ لائٹ نہیں تھی۔ زیریں منزل پر کسی انجن سے ملتی جلتی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ غالباً اللہ دیتا نے یا سیکیورٹی گارڈ نے کوئی جنریٹر آن کیا تھا۔ میری نگاہ نے روشن کمرے کے اندر جو پہلا منظر دیکھا اس نے میرے جسم میں شرارے سے بھر دیے۔ زرگل مجھے بڑی مشکل میں نظر آئی۔ ایک دراز قامت ہٹے کٹے شخص نے اپنے بازو کی گرفت میں اسے دبوچ رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ زرگل خطرناک نیک لاک کی زد میں تھی۔ اس پشتون حسینہ کی آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ ایک وحشتناک چیخ مارنے کے بعد زرگل نے خاموشی کیوں اختیار کر لی تھی۔ وہ بیچاری اس وقت جس مصیبت میں مبتلا تھی اس میں چیخنا تو درکنار، یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ اب تک سانس کی آمد و شد کا سلسلہ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ صیاد چونکا۔ اسے میری توقع کے خلاف ایک حرکت کی۔ اس نے زرگل کی گردن سے اپنے بازو کی گرفت کو آزاد کر دیا اور اسے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے غرا کر میری جانب بڑھا۔ اس کا انداز بہت ہی جارحانہ تھا۔ میں نے اس شخص پر نگاہ رکھتے ہوئے زرگل کا جائزہ لیا۔ وہ دھکا کھانے کے بعد بستر پر گری تھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو سہلا رہی تھی۔ اس کا یہ عمل فطری اور وقت کی عین ضرورت تھا۔ اسی لمحے میری سماعت پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز نے دستک دی۔ کوٹھی کی زیریں منزل میں خاصی ہلچل کے آثار محسوس ہو رہے تھے۔ گارڈ اور اللہ دیتا وغیرہ شاید بالائی منزل کی خبر گیری کے لیے زینے طے کر رہے تھے۔ ان کے قدموں کی آواز میں لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں صدف کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کر بیڈ روم میں حاضر ہو گیا۔ میری لمحاتی غفلت سے مد مقابل نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں اس کے تیور اور انداز سے ہی سمجھ گیا تھا وہ مارشل آرٹ سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسے ہوا میں اچھل کر ایک فرنٹ فلائنگ کک چلائی۔ اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ پائی جاتی تھی۔ شاید بیڈ روم سے باہر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال نے اسے بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے نیک جرک سے اپنے چہرے کو بچایا، پھر بیک فٹ پر جاتے ہوئے ٹی سٹانس بنا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے پہلے ہی وار کی ناکامی پر وہ تل ملا اٹھا اور یکے بعد دیگرے اس نے مجھ پر 2 راؤنڈ ہاؤس ککس چلائیں۔ میں بیک فٹ پر بلاکنگ کرتے ہوئے 4 فٹ مزید پیچھے چلا گیا۔ اس مسلسل ناکامی نے اسے مزید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ اس نے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے مجھے سائیڈ فلائنگ کک مارنی چاہی۔ اس کے اٹیک میں ایسی پھرتی بری ہوئی تھی جیسے کسی چیتے میں ہو۔
मैंने पहलू पर झुककर आउटर ब्लॉक किया और फिर एक जर्क के साथ डबल हैंड पुश उसकी तशरीफ पर रसीद किया। वो मुझसे 6 फुट की दूरी पर एक चोबी मेज से टकराकर जमीन पर लुढ़क कर गिर गया। ऐसे दर्जनों चीताबाज दुश्मनों को मैं मजा चखा चुका था। मैंने दोनों हाथों को जाड़ते हुए अपने मध्य मुकाबल को देखा। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर जमीन से उठ रहा था। मैंने आहिस्तगी दरवाजे को बंद करके बोलट चढ़ा दिया। अब मेरी मर्जी के बगैर कोई शख्स बाहर से अंदर नहीं आ सकता था और न ही अंदर से बाहर जा सकता था। मैं जैसे ही अपने दुश्मन की तरफ पलटा, जरगुल की धमकी अवेज आवाज मेरी समाज से टकराई। खबरदार वजदान, हाथ न लगाना वरना मैं गोली चला दूंगी। जरगुल के हाथ में मुझे वही रिवाल्वर नजर आया जो नहर के किनारे हिफाजत के पेश नजर मैंने उसे दिया था, और वो भरा हुआ था, और वो रिवाल्वर मैंने उसे वापस नहीं लिया था। गालबन सोने से कबल जरगुल ने वो रिवाल्वर तकिए के नीचे रख दिया था। अब मौका मिलते ही वो हथियार निकालकर हमलावर को धमका रही थी। जरगुल जिस अंदाज में हमलावर को धमकी दे रही थी, उससे मेरा ध्यान आपो आप हिकमतयार की तरफ चला गया। जरगुल का चाचा हिकमतयार उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। मुमकिन था हिकमतयार ने अपनी बंदूक की मदद से जरगुल का सुराग लगा लिया हो। मुझसे पिटने वाला दराज का मच्छर आहिस्ता आहिस्ता कालीन से उठने लगा। मैंने दुश्मन पर निगाह रखते हुए जरगुल से पूछा, क्या तुम इस शख्स को जानती हो? जरगुल ने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, कहीं ये हिकमतयार का भेजा हुआ बंदा तो नहीं? नहीं वजदान, वो कतियत से बोली। मैंने इस शख्स को जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। इस दौरान में दराज का मच्छर उठकर पूरी तरह चुकन्ना हो गया। फिर मेरी जानब देखते हुए बोला, किसी जरगुल या किसी हिकमतयार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो तुमसे कुछ हिसाब करने आया हूँ वजदान। तुम्हारी इतलात के मुताबिक, तुम्हारी इतला के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता दूं कि हमें जो मालूमात मिली थी उसके मुताबिक इस हाबगा में तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन हमारा तुम्हारी बजाय इस पठान दुशेदा से टकराव हो गया। उस पर लाइट चले जाने से हम मजीद उलझ गए। बहरहाल वो स्टांस बनाकर खड़ा हो गया। तुमने मार्शल आर्ट्स सीख रखा है, तुमसे 2-2 हाथ करने में बहुत ही मजा आएगा। मैंने जरगुल की तरफ देखते हुए कहा, तुम बेशक इस हबीस को रिवॉल्वर के निशाने पर रखो, लेकिन उस वक्त तक गोली न चलाना जब तक नागुज़ीर ना हो जाए। ये सरासर मेरा शिकार है। मेरी तरफ इसका हिसाब निकलता है इसने कर्ज की वसूली के लिए हाथ पांव चलाकर दिखाए हैं। अब मैं ही इसे 2-2 4-4 हाथ दिखाऊंगा। तुम खुद को शांत रखो। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि उस शख्स ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसकी तरफ से चंदा गाफिल नहीं था, लिहाजा मैंने फौरन ही उसकी खातिरदारी शुरू कर दी। वो जैसे ही हवा में उछला, मैंने हाई जंप की। हम दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे को साइड फ्लाइंग किक्स मारने की कोशिश की। दोनों की ये कोशिश कामयाब हुई। हमारे पांव के ब्लेड एक दूसरे से टकराए और रद्देमल के तौर पर हम दोनों हवा ही में रहते हुए पीछे की जानब खिसके और जमीन पर आते ही अपने कदमों पर खड़े हो गए। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर अल्लाह दिता ने चिल्लाकर पूछा, साहब जी, आप खैरियत से तो हैं? आपकी साथी का क्या हाल है? उसके लहजे में घबराहट थी। अंदर की सूरत हाल कैसी है? तुम अंदर की फिक्र न करो, मैंने तेज आवाज में कहा। बाहर हालात को काबू में रखने की कोशिश करो। इस साइड को हमने पूरी तरह काबू कर लिया है। उसका इशारा इमरान की तरफ था, जिसे मैं थोड़ी देर पहले सदफ के हवाले करके आया था। अल्लाह दिता बता रहा था कि सदा बीबी ने इस शख्स को लहू लुहान कर दिया है। मैंने तहमकाना लहजे में कहा, तुम गार्ड के साथ गिरदोनवा का पूरी तरह जायजा लो, तहसीन को भी साथ ले लो। दुश्मन का जो भी साथी नजर आए उसे फौरन बेबस करने की कोशिश करो। मैं अंदर वाले से निपटने की कोशिश कर रहा हूँ। साहब जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? हमें आपकी बड़ी फिक्र है। अंदर पर्दे वाला काम हो रहा है, मैंने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा। वो बोला, सदा बीबी आपके पास आना चाहती है, तुम सदफ को अपने साथ रखो। मैंने 2 टोक लहजे में कहा, और कमरे से बाहर कोठी में उसकी ज्यादा जरूरत है। मैं अल्लाह दिता से मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी न रख सका। उसी वक्त दराज कामत शख्स ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसकी फ्रंट किक से बचने के लिए पहलू तही की। वो राउंड हाउस आजमाते हुए मुझ पर चढ़ दौड़ा। मैंने हवा में उठी उसकी टांग को अपर ब्लॉक की मदद से मजीद उठा दिया। जमीन पर मौजूद उसका पांव थोड़ा सा डगमगाया। उसी लम्हे मैंने उसे पीछे धक्का दिया। वो पुश के बल जमीन पर गिरा। इस मर्तबा मैंने उसे उठने का मौका नहीं दिया और उछलकर उसके करीब पहुंच गया। उसने जमीन पर लेटे लेटे मेरी टांगों पर एक खतरनाक फ्रंट स्वीप मारना चाहिए। मैंने हवा में हाई जंप की। उसने कमर को मरकज मानकर अपने बदन को हवा में घुमाया और फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया। खड़ा होते ही उसने मेरे पांव का एक शानदार तोहफा वसूल करना पड़ा। मैंने जमीन पर आते हुए एक पांव पर घूमकर उसे जर्क वाली बैक किक मारी थी।
ये धुआंधार किक उसके थोबड़े पर पड़ी। वो कराकर पीछे गया। मैंने एक लंबा स्टेप लेकर उसे जोरदार साइड किक मार दी। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे बढ़ते हुए दीवार से जा लगा। उसे तवक्का होगी कि 2-4 हाथ मारकर मुझे जेर कर लेगा, लेकिन यहाँ मामला उसकी तवक्का के खिलाफ पेश आ रहा था। अभी तक मैं ये नहीं जान सका था कि वो किस किस्म का हिसाब मुझसे चुकाने आया है। पता नहीं उसका ताल्लुक मेरे देरीना दुश्मनों से था या ताज़ा तरीन दुश्मनों से। ज्यादा इम्कान इस बात का था कि वो मंशा का आदमी होगा। मेरे इन ख्यालात के दौरान में उस शख्स ने एक नई हरकत की। वो ब्लू जीन्स पर काउबॉय जैकेट पहने हुए था। जब उसने देखा कि हाली हाथ वो मुझे जेर नहीं कर पा रहा तो उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालकर एक हथियार बरामद कर लिया। वो मुझे उस हथियार की मदद से जेर करना चाहता था। जब उसका हाथ उसकी जैकेट से बाहर आया तो मुझे उसके दाएं हाथ में एक चमकता हुआ ननचक्कू नजर आया। ननचक्कू मार्शल आर्ट का एक महसूस हथियार है जो कमोबेश फुट भर लंबाई के 2 डंडों पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों डंडे एक मजबूत आहनी जंजीर से मुंसलिक होते हैं और दोनों डंडे लकड़ी के, रबर के या किसी भी धात के हो सकते हैं। मैंने शाओलिन टेम्पल में क़याम के दौरान में सेल्फ डिफेंस की तरबियत लेते हुए 2 पीस और 3 पीस ननचक्कू में न सिर्फ चलाना सीखा था बल्कि उसकी बचाव की ट्रेनिंग भी ली थी। शाओलिन टेम्पल में दुनिया की मार्शल आर्ट्स की सबसे बड़ी तरबियत क्या है, जहां पर शाओलिन टेम्पल मार्शल आर्ट्स के नाम पर एक जहाने हैरत से रोशनास कराया जाता है। इस मर्तबा मेरे मद्दे मुकाबल ने फौरन हमला नहीं किया। वो ननचक्कू को अपने बलाई बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजारने के बाद एक दायरे में कदम उठाने लगा। ननचक्कू का एक डंडा स्टिक उसकी बगल में था, जबकि दूसरी स्टिक को उसने मजबूती से हाथ में थाम रखा था। उसे हमला करने की जल्दी नहीं थी, लिहाजा मैंने उस पर निगाह रखते हुए सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, कौन हो तुम? मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? और तुम्हें यहाँ से किसने भेजा और क्यों भेजा है? वो गुराया, तुम किसी स्कूल मास्टर की तरह मुझसे सवाल ना करो। मुझे बताओ, तुमने कादर बश और फैज अहमद के साथ क्या किया है? ओ, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। तुम मंशा के आदमी हो। मुझे तुम्हारी हेयाल आराई या अंदाजों से कोई दिलचस्पी नहीं। वो दायरे में पेशकदमी करते हुए बाहमी फासला बदतरीज कम करते हुए बोला, रियाज अली ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर तुमने कादर बशर फैज के बारे में मुझे ना बताया तो मैं तुम्हारा बुरा हशर कर दूंगा। रियाज अली वही शख्स था जिसे मैंने व्हाइट हाई रूफ की ड्राइविंग सीट पर महसूस दाव आजमाते हुए बेहोश कर दिया था। उस शख्स की बात से जाहिर हुआ कि रियाज होश में आने के बाद अपने कैंप में पहुंच चुका था। मैंने ननचक्कू बरदार शख्स की स्टेपिंग पर निगाह रखते हुए पूछा, रियाज ने आंख खोलने में बहुत देर लगा दी क्या? तुम्हारे पास मंशा के पास इस किस्म के बौदे आलाकार हैं। तुम इस किस्म की इख्तियाल अंगेज बातें करके मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश न करो वजदान। वो घूर कर मुझे देखते हुए बोला, तुम सीधी तरह मुझे मेरे साथियों के बारे में बताते हो या मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? मुझे उल्टा तरीका ज्यादा रास आता है। मैंने ठोस लहजे में कहा, बेहतर यही होगा कि अपने इरादे पर अमल कर डालो। वैसे तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि तुम्हारे मतलूबा दोनों बंदे इस कोठी में मौजूद नहीं है। फिर कहाँ हैं? उसने जारहाना अंदाज में पूछा। वो वहां है जहां की तुम्हें खबर नहीं। मैंने उसके स्टेप की मुनासबत से मवाफिक स्टेप उठाते हुए कहा। वो सटपटाए हुए लहजे में बोला, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ हैं। वो दोनों फाजलिया कॉलोनी वाली उस कोठी में हैं जहां पर उन्होंने मुझे घेरने की कोशिश की थी। तुम झूठ बोलते हो। वो दुरुस्त लहजे में बोला, यहाँ आने से पहले हम वहां गए थे। हमने इस कोठी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कादर बश और फैज अहमद का कोई सुराग नहीं मिला। मैंने उन्हें वहां बड़ी हिफाजत से रखा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, उन्हें पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ फाजलिया कॉलोनी वाली इस कोठी पर जाना होगा, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? वो मेरी बातों में आते हुए संजीदगी से बोला, तुम्हें इस हालत में जीते जागते वहां नहीं ले जाया जा सकता। मैंने मानी है इस अंदाज में कहा, तुम्हें उस मुकाम में दाहल शराइत पर पूरा उतरना होगा, यानी बेदस्तोपा होना पड़ेगा। वो भुनाए हुए लहजे में बोला, ये क्या है? अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो जरगुल से पूछ लो। मैंने जरगुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने तुम्हारे दोनों साथियों की हालत का मुशाहिदा किया है। वो किस कैफियत में है? वो जिस कैफियत में है, मेरी मर्जी से जीते हैं, मेरी मर्जी से मरते हैं। मैंने जरगुल को मुहातब करते हुए कहा, तुम कब तक रिवाल्वर को इस मरदूद पर ताने बैठी रहोगी? इसके साथी या साथियों पर बाहर काबू पा लिया गया है और ये भी कादर बश और फैज अहमद के पास जाने का मुतमन्नी है। मैं जब तक इसके हाथ पांव तोड़ूं, तुम बाहर जाकर सूरत हाल का जायजा लो। हो सके तो अपने आदमियों की मदद भी करो।
इस रिवॉल्वर को अपने पास ही रखो, किसी भी लम्हे इसकी जरूरत पेश आ सकती है। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर मैंने इजाफा किया, वैसे मुझे यकीन नहीं कि सदफ के होते हुए किसी को भी हाथ पांव की जहमत देने की जरूरत पड़ेगी। जरगुल मेरी हिदायत पर बिस्तर से नीचे उतरी और अगले ही लम्हे वो बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर जा चुकी थी। मैंने मद्दे मुकाबल का जायजा लिया। उसके चेहरे पर पहली मर्तबा खौफो हरास नजर आया। कमरे से बाहर की सूरत हाल उसकी मुखालफत में हमवार हो चुकी थी और बेडरूम के अंदर मैं उसके हाथ पांव तोड़ने की बातें कर रहा था। उसने चुकन्ना नजर से बेडरूम के खुले हुए दरवाजे को देखा और लपक कर मेरे सर पर ननचक्कू का खड़ा वार करने की कोशिश की। मैं उसकी तरफ से गाफिल नहीं था। मैं ननचक्कू की स्टिक पर निगाह रखते हुए फौरन अंदर आया। हम दोनों के जिस्म एक दूसरे से टकराए और ननचक्कू की स्टिक मेरे सर के ऊपर से होते हुए पुश की तरफ चली गई। उसी वक्त मैंने उसके सीने पर हैंड पुश आजमाया। वो ननचक्कू समेत 2 कदम पीछे हटा और अपने कदमों पर जमकर उस हथियार को हवा में घुमाने लगा। वो ननचक्कू की आजाद स्टिक से हवा में इंग्लिश का 8 बना रहा था। ये ननचक्कू की खुद हिफाजती में इस्तेमाल होने वाली एक महसूस हरकत होती है। मैंने उसकी कमर पर निगाह रखते हुए पंच मारने का झांसा आजमाया। वो मेरे झांसे में आ गया। उसने ननचक्कू की आजाद स्टिक से मेरे बाजू पर लॉक लगाने की कोशिश की। उसकी यह हरकत मेरे लिए गैर मुतवक्का नहीं थी। मैंने ननचक्कू की स्टिक को अपने हाथ में काबू किया और फिर दूसरे हाथ से एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। इस धुआंधार मुक्के ने उसके हाथ से ननचक्कू छुड़ा दिया, जो नतीजे के तौर पर अब मेरे हाथ में आ चुका था। मेरा पंच अपने चेहरे पर खाकर वो बुरी तरह टकराया और चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर लड़खड़ाते कदमों से पीछे की जानिब गया। मैंने एक स्टेप लेकर फ्रंट व्हील किक चलाई और उसे चारों हाथ ने चित कर दिया। वो चंद सानिये तक फर्श पर पड़ा हैरान नजर से बेडरूम की छत को देखता रहा, फिर दोनों हाथ फर्श पर मारते हुए हैंड स्प्रिंग के अंदाज से उठ खड़ा हुआ। मैंने ननचक्कू को हाथ में लेने के बाद एक लम्हे के लिए कहीं उसे ठहरने नहीं दिया। वो किसी विंड मिल के पंखे की मानिंद मेरे हाथों में गर्दिश कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में ब्रूसली से ज्यादा ननचक्कू का माहिर और कोई नहीं देखा था। शाओलिन टेम्पल में मैंने ब्रूसली के हर स्टाइल की वीडियो देखी थी और उसके बहुत से स्टेप को अपने फन में शामिल कर लिया था। इस वक्त भी मैं ननचक्कू के जो गर्दिशी कमालात दिखा रहा था, उन्होंने मद्दे मुकाबल को वरता हैरत में डाल दिया था। ननचक्कू मेरे हाथ में एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हुए खूबसूरत फॉर्मेशन पेश कर रहा था। दोनों स्टिक बारी बारी हवा को चीरती तो एक महसूस किस्म की शाई शाई की आवाज पैदा होती। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई जालिम चाबुक दस्त शख्स हवा पर कोड़ा जनी कर रहा हो। मैं चंद लम्हात का ये बरक रफ्तार मुजाहरा करके थमा तो मद्दे मुकाबल को जैसे होश आ गया। वो पलक झपकाकर मुझे तकने लगा। फिर इससे पहले कि मैं उस पर कोई अटैक करता, उसने एक इंतहाई बुज़दिलाना हरकत की। उसने एक लम्हे को ठटक कर मुझे देखा और बेडरूम के खुले हुए दरवाजे से बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। ये उसकी एक इस्तरारी हरकत थी। उसे यकीन हो चुका था वो इस कोठी में दाखिल होकर बुरी तरह फंस चुका है। उसे अपने बचाव की कोई सूरत नजर न आई तो उसने भागने में ही आफियत समझी। मैं इतनी आसानी से उसे निकल भागने का मौका नहीं दे सकता था। मैंने अपनी जगह से एक नीची परवाज की और किसी चीते की मानिंद जस भरकर उसकी जानिब लपका। उसी वक्त मुझे बेडरूम के खुले दरवाजे से सदफ की झलक नजर आई। वो मेरी ही तरफ आ रही थी। इस प्रवास के नतीजे में मैं फरार होने वाले शख्स को छापने में कामयाब हो गया और दोनों सामने से आती हुई सदफ से जा टकराए। हमारा तसादुम बेडरूम से बाहर हुआ था। सबसे पहले सदफ फर्श से उठी और किसी बिफरवी शेरनी की मानिंद वो मफरूर पर टूट पड़ी। मुझे यकीन करना पड़ा कि कुदरत ने सदफ को डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं किया था। मैं उसके हालात से मुत्तफिक हो गया कि वो अपने बाप की फरमाइशी ख्वाहिश पर एक गलत फील्ड में चली गई थी। इस वक्त वो किसी फील्ड मार्शल से कम नजर नहीं आ रही थी। वो इस शख्स की इतने शानदार तरीके से दुर्गत बना रही थी कि मुझे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करना पड़ा। सदफ के सामने एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए भी उसे अपने फन के जौहर दिखाने का भरपूर मौका मिल रहा था। मैंने देखा कि सदफ के अटैक में मार्शल आर्ट से ज्यादा जिम्नास्टिक शामिल थी। वो हवा में उल्टी सीधी कलाबाजियां लगाकर दुश्मन का सवा सत्यानाश पा रही थी। थोड़ी ही देर में मंशा के उस नमक हवार ने हाथ पांव छोड़ दिए। वो जमीन पर पड़े बुरी तरह हाँप रहा था। गनीमत था कि वो बेहोश नहीं हुआ था, जबकि इमरान नामी उस पहलवान नवाज साथी को सदफ बुरी तरह लहूलुहान करके गहरी बेहोशी में पहुंचा चुकी थी। सदफ हाथ झाड़ते हुए एक तरफ हटी तो मैंने उस शख्स के नजदीक पहुंच गया। नाम क्या है तुम्हारा? जमशेद, उसने नकाहत अमीज लहजे में कहा। सिर्फ जमशेद या जामे जमशेद? मैंने जहरीले लहजे में कहा। बहरहाल अब तुम इस कंडीशन में आ चुके हो कि तुम्हारे सांडनमा साथी के हमरा तुम्हें वहां पहुंचा दिया जाए जहां तुम्हारे मतलूबा 2 बंदे कादर बश और फैज अहमद पहले से मौजूद हैं। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे वजदान, वो तंबी वाले अंदाज में बोला। मंशा साहब से दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी।
میں نے کہا, میں دوستی اور دشمنی کا کاروبار کرتا ہوں اور اس میں مہنگا سستا نہیں دیکھتا. یہ سوچنا تمہارے باس منشا کا کام ہے. اس نے مجھے چھیڑ کر گھاٹے کا سودا کیا ہے یا پھر مارکیٹ لوٹ لی ہے. تم ہمارے ساتھ ہی واپس کر دو, ہم اپنی راہ بدل لیں گے, اس نے کہا. میں نے کہا, تم اس راہ پر اپنی مرضی سے آئے ہو, میری مرضی کے بغیر تم راہ نہیں بدل سکو گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ زیر دام آئے ہوئے کسی بھی شخص کو مطالبے یا تجویز کا حق نہیں ہوتا. تمہارے اور تمہارے باس منشا کے بارے میں جو کچھ بھی میں فیصلہ کروں گا وہ میں ہی کروں گا. اس لیے اب تم اپنی چونچ بند ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. میں تم جیسے منحوس پرندے کے فرزند ارجمند کی چونچ کاٹنے اور جڑ سے اکھاڑنے کے 101 طریقے جانتا ہوں. وہ سہم کر مجھے تکنے لگا. اسی وقت زرگل اللہدیتا کے ساتھ بالائی منزل پر آ گئی. صدف نے اللہدیتا سے مخاطب ہوتے ہوئے استفسار کیا, شکار کا کیا حال ہے؟ میں نے چونک کر صدف کو دیکھا اور اللہدیتا کے جواب سے پہلے ہی میں نے پوچھ لیا, کون سا شکار صدف؟ عمران اور جمشید تو یہ بڑے ہیں. پھر میں نے بیرونی حملہ آوروں کی جانب اشارہ کر دیا. صدف نے بتایا, وجدان ان کا کوئی تیسرا ساتھی بھی ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے. وہ کوٹھی کے عقب میں ایک گرے ہائی روف میں موجود تھا. میں نے سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے جلال نامی اس شخص پر قابو پا کر کوٹھی کے اندر پہنچا دیا ہے. جلال کے قبضے سے ہمیں ایک کلاشنکوف بھی ملی ہے. صدف کی اس کامیابی پر مجھے جس درجہ خوشی ملی اس سے بھی کہیں بلند درجہ رنج جمشید کو ہوا. اس کی رہی صحیح امید بھی ختم ہوگی اور شاید وہ جلال کی طرف سے کسی مدد کی امید کر رہا ہوگا. اسے کسی ہارے ہوئے جرنیل کی مانند گردن جھکا دی. اللہدیتا نے صدف کے سوال کے جواب دیتے ہوئے بتایا, بی بی جی, جلال پوری طرح قابو میں ہے. تحسین نے اسے گن پوائنٹ پر لے رکھا ہے. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جلال سے چھینی ہوئی کلاشنکوف اسے حدود میں رکھنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی. میں نے صدف کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا, کیا ان لوگوں کی گرے ہائی روف ابھی تک عقبی سڑک پر ہی کھڑی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا. میں نے اللہدیتا سے کہا, اس گاڑی کو فوراً کوٹھی کے اندر لے آؤ. جب تک میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتا گرے ہائی روف کوٹھی میں ہی رہے گی. ایک لمحے کو رک کر میں نے سوال کیا, کیا چابی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے؟ جی ہاں, چابی اگنیشن میں موجود ہے, اللہدیتا نے بتایا. تب تو فوراً میری ہدایت پر عمل کیا جائے, میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا. آئندہ 15 منٹ میں ہم سب فرید پاشا کی کوٹھی کی زیری منزل پر پہنچ چکے تھے اور دشمن کی آمد کا ذریعہ وہ گرے ہائی روف بھی کوٹھی کے اندر اپنی جگہ بنا چکی تھی. میں نے سیکیورٹی گارڈ کو گیٹ پر چوکس رہنے کی تاکید کی اور منشا کے بھیجے ہوئے تینوں افراد کو ایک باتھ روم میں بند کر دیا. انہیں ضروری کمرے میں پہنچانے سے پہلے میں نے تحسین اور اللہدیتا کی مدد سے ان کے ہاتھ پاؤں پشت پر اچھی طرح کس کر باندھ دیے تھے. ان میں سے عمران خنوس بے ہوش تھا جبکہ جمشید اور جلال بھی کسی قسم کی مزاحمت کے قابل نہیں تھے, لیکن احتیاط لازم تھی. اس لیے میں نے ان کے ہاتھوں کو نائلون کی بندشوں سے اچھی طرح باندھ دیا تھا. وہ تینوں تسلی بخش انداز میں واش روم نشین ہو چکے تھے تو میں نے تحسین سے کہا, تم یہ گن زرگل کے حوالے کر دو اور خود جا کر آرام کرو. تم ہماری خاطر اپنا ہنی مون خراب نہ کرو. وہاں بیڈ روم میں آمنہ تمہارے لیے فکر مند ہوگی. نوبیاہتا دلہن کو انتظار اور تشویش کے ان منزلوں سے گزارنا ٹھیک نہیں ہے. وجدان صاحب, آمنہ واقعی اس واقعے سے بہت ہی خوفزدہ ہے. تحسین نے کہا, ایک مرتبہ تو اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے, تحسین, کیا تمہارے گھر میں کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے؟ تحسین فرید پاشا کا اسسٹنٹ تھا اور ظاہر ہے کہ اس لائن کا بندہ ہونے کے سبب اس کی گفتگو میں فلمی سچویشن کا آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو جا کر سمجھاؤ کہ زندگی کسی فلم کی مانند ہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.